Hello, everyone, and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and as you know, that we have the series that is Psychology Entrances Let's Crack It, और इस सीरीज के अंडर अंडर ग्रेजुएट लेवल का सारा सिलेबस कंप्लीट करे साइकोलॉजी का जनरल साइकोलॉजी का पेपर बायो साइकोलॉजी का पेपर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इफ यू हैव मिस्ड आउट एनी ऑफ द वीडियोस देन मेक श्योर कि आप लेट्स क्रैक इट सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लें और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लें आई हैव ऑल्सो एडेड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो एज यू नो कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो पेपर है वो शुरू कर दिया था हाउएवर इफ you are new to the channel then you can watch the previous videos so today's video is going to be about a very important topic जो कि है work motivation so without wasting any further time let us get started so work motivation होता क्या है ठीक है हमने लास्ट टाइम जो वीडियो करी थी उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात की थी जॉब सेटिस्फैक्शन वॉज कि कितना कंटेंट है एक इंडिविजुअल अपनी जॉब से अपने वर्क से लेकिन वर्क मोटिवेशन क्या है जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है सो वर्क मोटिवेशन इज बेसिकली कि कितना मोटिवेटेड एक एम्प्लॉय है टू कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड ठीक है कि वर्क मोटिवेशन की काम करने की क्या मोटिवेशन है एक एम्प्लॉय की दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ वर्क मोटिवेशन और जो वर्क मोटिवेशन है उसके 3 की एलिमेंट्स आते हैं कई बार ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है तो मेक श्योर यू रिमेंबर देम तो 3 की एलिमेंट्स क्या है कि कितनी इंटेंसिटी है आपके वर्क मोटिवेशन की मतलब कितना अमाउंट है कितना इंटेंस है आपका मोटिवेशन टू वर्क हार्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या डायरेक्शन है आपकी वर्क मोटिवेशन की एंड हाउ परसिस्टेंट यू आर कि कितना कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली आप मोटिवेटेड हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने को नाउ वर्क मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसीलिए काफ़ी सारे थ्योरिस्ट ने दे हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क मोटिवेशन ठीक है सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑन दिस टॉपिक वन इज कंटेंट थ्योरीज एंड द अदर वन इज प्रोसेस थ्योरीज अब कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज में काफ़ी लोगों को डिफरेंस नहीं समझ आता है सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अ बेसिक डिफरेंस दैट दीज टू थ्योरीज हैव सो आपकी जो कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो फोकस करती हैं ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली वर्क मोटिवेशन इज तो जैसे जब हम जॉब सेटिस्फैक्शन की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी सारी थ्योरीज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन so all of those theories were aiming to explain what exactly job satisfaction is and there were very few theories which were trying to explain the factors behind job satisfaction तो ये जो हमारी कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो फोकस करती है सिर्फ एक चीज़ पे कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि वर्क मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है whereas the process theories try to focus on the strategies of motivating employees तो प्रोसेस थ्योरीज कहती है कि हमें वर्क मोटिवेशन को डिफाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है रैदर वी नीड टू फोकस ऑन कि क्या स्ट्रैटेजीज एक ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज अब आपको क्या लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों मोटिवेट करना चाहेगी अपने एम्प्लॉयज को सो देर इज अ सिंपल आंसर टू दैट ऑफकोर्स राइट अगर जो एम्प्लॉयज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के वो मोटिवेटेड होके काम करेंगे दे विल वर्क हार्ड बाय देयर ओन सेल्व्स so what it will do it will of course help the organization boost their economic growth as well as other growth राइट सो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें नाउ देर आर अ फ्यू थ्योरीज विद इन कंटेंट थ्योरीज एंड अ फ्यू थ्योरीज जो आपके प्रोसेस थ्योरीज का पार्ट है तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि कौन सी कंटेंट थ्योरीज हैं और कौन सी प्रोसेस थ्योरीज हैं सो फर्स्ट वील बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑल योर कंटेंट थ्योरीज जो फोकस करिए ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज वर्क मोटिवेशन सो पहली कंटेंट थ्योरी है मैस्लोज हायरार्की of needs. Now I know that many of you who have been studying psychology for some time now, वो फेमिलियर होंगे मैस्लो की ये हायरार्की ऑफ नीड्स से ठीक है एब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी अकॉर्डिंग टू विच ही सेड कि हमारे लाइफ में ये जो लोअर लेवल नीड्स हैं ये जो बेसिक नीड्स आपके नीचे दिख रही हैं दीज आर योर लोअर लेवल नीड्स जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड
सो एब्राहम मैस्लो सेड कि हमें पहले अपनी लोअर लेवल ऑफ नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए बिफोर वी इवेंचुअली रीच टू अ हायर लेवल ऑफ नीड और एड्रेसिंग द हायर लेवल ऑफ नीड। उससे पहले लोएस्ट लेवल नीड को या फिर डेफिसिट नीड्स जो होती हैं, जिसमें बेसिकली आपकी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स को फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोला जाता है, ये दोनों आपकी डेफिसिट नीड्स होती हैं। और बाकी जो ऊपर वाली 3 नीड्स हैं वो आपकी ग्रोथ नीड्स या हाईएस्ट लेवल नीड्स होती हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज नीड्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये नीड्स कैसे एक एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। सो बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स बेसिकली क्या होती है कि हमारे को फूड मिले, वाटर मिले, शेल्टर मिले, ठीक है। तो इन रिलेशन टू ओबी फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स क्या होंगी कि एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को जो उसके लेवल के लिए, उसके काम के लिए बेसिक पे मिलना चाहिए वो उसको मिले, ठीक है। एक बेसिक वेज, एक बेसिक सैलरी जिसकी मदद से वो फूड आइटम्स, शेल्टर और वाटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिसकी मदद से वो खरीद पाए, वो आपके फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स में आ जाएंगे। देन सेफ्टी नीड्स इज अबाउट हैविंग अ सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ओबी के कॉन्टेक्स्ट में सेफ्टी नीड्स हो जाएगी कि एक एम्प्लॉय को अपने जॉब की सिक्योरिटी हो, क्या पता उसके ऑर्गेनाइजेशन उसको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दे रखा हो। सो ये जो चीज़ें हैं, हैविंग जॉब सिक्योरिटी, हैविंग एन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, दीज थिंग्स कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल को जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है, उसको लगता है किसी भी पल उसको जॉब से निकाला जा सकता है, सो हाउ विल दैट इंडिविजुअल बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। फिर आपकी आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स इन जनरल होती है कि आप सोशल इंटरेक्शन करो लोगों से, ठीक है। सो ओबी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आपकी जो बाकी फेलो एम्प्लॉयज़ हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे बने रहें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज करती रहे जो ऑफिशियल पार्टीज के पार्ट आप भी बन सको। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती है सोशल नीड्स के अंदर या बिलोंगिंगनेस नीड्स के अंदर। And then we have your esteem needs. In general, esteem needs is that when we feel good about ourselves, ठीक है। ओबी के कॉन्टेक्स्ट में कि जब आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ सॉर्ट ऑफ प्रमोशंस दे, ठीक है, कोई रिकॉग्निशन दे। यूजुअली क्या होता है, R&R सेरेमनीज होती है विच आर नोन एज रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सेरेमनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस ईयरली या क्वार्टरली होल्ड करती है, जिसमें वो जो स्टार एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, समथिंग लाइक दैट, वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स या रिकॉग्निशन देते हैं। और ये चीज़ें क्या है, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू एब्राहम मैस्लो, जिसको बोला जाता है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे एक इंसान अपना खुद का फुल पोटेंशियल जो है वो रियलाइज करता है। सो ओबी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल की जो स्किल सेट है, जिस भी डोमेन में वो है, उस डोमेन में वो अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज टू द फुलेस्ट लेवल यूज कर पाए, उसकी एक पर्सनल ग्रोथ हो रही हो, उस इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक डेवलपमेंट हो रही हो। सो दीज आर योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। और हमने एक एक करके सारी नीड्स को डिस्कस भी कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू दैट हाउ दीज नीड्स कैन फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय। नाउ लेट अस मूव ऑन to the next content theory, which is your Adlerfors ERG theory. अब Adlerfors ERG theory क्या है? Adlerfors ERG theory में ERG stands for existence, relatedness and growth needs, ठीक है। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स है आपकी एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। अब एल्डरफोर की जो ईआरजी थ्योरी है वो आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी मैस्लो की थ्योरी से, क्योंकि जो क्लेटन एल्डरफोर जिन्होंने ये थ्योरी दी है, उन्होंने मैस्लो की थ्योरी का ही बस थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके ये थ्योरी दे दी। जहाँ पे मैस्लो ने बोला था कि भाई देखो, दीज आर सम 5 नीड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डरफोर ने उन सारी नीड्स को ड्रॉप डाउन कर दिया सिंपली 3 नीड्स में। What are these 3 needs? एक तो है आपकी ग्रोथ नीड्स, एक है आपकी रिलेटेडनेस नीड और एक है एग्जिस्टेंस नीड। तो एग्जिस्टेंस नीड एक आपकी लोएस्ट लेवल नीड हो गई, जिसमें आपका फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर आ गया। एंड विद रिस्पेक्ट टू ओबी आपकी क्या चीज़ें आएंगी कि आपको अच्छा खासा एक एडुकेट अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा हो, बेसिक वेज मिल रहा हो, ताकि आप अपनी नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पाए। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस नीड हो गई, सिमिलर टू मैस्लोज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर एल्डरफर्ड ने बोला कि कुछ रिलेटेडनेस नीड्स भी होती हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं वर्क करने के लिए।
रिलेटेडनेस नीड्स में क्या आ रहा है कि आपके एम्प्लॉयज़ के साथ गुड रिलेशंस हों, अपने कोलीग्स के साथ एक्यूरेट फीडबैक मिले आपको अपने सुपरवाइजर से, आपके जो जो भी आपको सुपरवाइज करे उनके साथ अच्छे रिलेशंस हों, वो चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती है फर्दर हार्ड वर्क करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड देन वी हैव द ग्रोथ नीड्स, जो कि सिमिलर है मैस्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के, कि ग्रोथ नीड्स जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, उसमें हमें नीड होती है कि हम जो है सेल्फ डेवलपमेंट करें, कुछ क्रिएटिव काम करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट हैं वहाँ पे हमें अपनी स्किल सेट इम्प्रूव करने का कंटिन्यूअसली मौका मिल रहा हो। सो टिल नाउ यू माइट हैव रियलाइज्ड कि एल्डरफर्ड की और मैस्लो की थ्योरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। देयर इज ओनली टू डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट। एक तो है कि एल्डरफर्ड ने 5 नीड्स को 3 नीड्स में जॉट डाउन कर दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और सेकंड मेजर डिफरेंस ये है कि वेयर मैस्लो वाज वेरी रिजिड, कि पहले आपको अपने लोअर लेवल नीड को अकम्प्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी अपर लेवल नीड्स जो है आते हो, और अपर जाने के बाद आप वापस लोअर नहीं आते। लेकिन एल्डरफर्ड सीआरजी थ्योरी में एल्डरफर्ड ने ये क्लियरली बोल दिया कि एक बार हो सकता है आपकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद एक इंडिविजुअल हायर लेवल नीड सीख करेगा। बट इफ एन इंडिविजुअल फील्स कि वो अपनी हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि लोअर लेवल की नीड को सेटिस्फाई करने का मोटिवेशन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब इसको ओबी की कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझ सकते हैं कि ग्रोथ नीड है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तो कुछ क्रिएटिव काम करना है, अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट इफ आई एम नॉट एबल टू मीट दिस ग्रोथ नीड इन माय ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं वापस से जो एग्जिस्टेंस वाली नीड है, यानी कि जो सैलरी वाली बात थी, बेसिक वेज वाली बात थी, उसमें आ जाऊं और उसमें मोटिवेट होने लग जाऊं कि यार even though my organization is not providing me any sort of इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट, लेकिन एटलीस्ट मेरी सैलरी तो काफ़ी अच्छी है इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो एल्डरफर्ड ने ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी अपनी थ्योरी में। ठीक है, सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड योर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड एल्डरफर्ड्स ईआरजी थ्योरी। जो थर्ड आपकी कंटेंट थ्योरी आती है वो आती है मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स में जो मैक्लेलैंड ने दी थी, उन्होंने बात की थी 3 टाइप ऑफ नीड्स की। व्हाट आर दीज 3 टाइप ऑफ नीड्स दैट एवरी इंडिविजुअल मोस्टली हैज इन सम और द अदर रिस्पेक्ट? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, अब मैक्लेलैंड ने बोला था कि हम सब में ये तीनों की तीनों नीड्स कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बट किसी किसी इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर नीड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो उसका सॉर्ट ऑफ गाइडेंस करेगी कि कैसे उस नीड के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल मोटिवेट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन ए इज हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट, तो वो इंसान कैसा होगा कि भाई उसको नीड फॉर अचीवमेंट से ही मोटिवेशन मिल रहा है। दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू परफॉर्म वेरी चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, जो उनके खुद के पर्सनल स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं, अपने गोल्स रखे हुए हैं, उनको मीट करना, एक्सीलेंस के साथ हर चीज़ में काम करना, तो नीड फॉर अचीवमेंट। तो ऐसे इंडिविजुअल को जो नीड फॉर अचीवमेंट पे हाई है, अगर हम उसे चैलेंजिंग टास्क दें, अगर हम उसे डेडलाइंस दें, अगर हम उसके जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक्सीलेंस पे मीट करने वाले स्टैंडर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड काम दें, तो वो इंडिविजुअल काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा अपने काम को करने के लिए। Whereas if another person, suppose person B is high on need for power, तो वो एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसको बहुत डिजायर होती है दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल रखने की, दूसरे लोगों को अपने पावर की मदद से इन्फ्लुएंस कर देने की। सो उसको पावर का बहुत शौक है कि मेरे पास सारी पावर है, मैं दूसरे लोगों को कंट्रोल कर पाऊँ। अब ऐसे इंडिविजुअल को जिसको नीड फॉर पावर है, अगर हमने चैलेंजिंग टास्क दे दिया, अगर हमने उसको कुछ ऐसे टास्क दे दिए जो उसके पर्सनल स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करे हो एक्सीलेंस से, तो वो उस इंडिविजुअल की नेचुरली मोटिवेशन कहाँ जाएगी? डाउन चली जाएगी ना। सो देयरफॉर मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स में मैक्लेलैंड ने यही चीज बोली थी कि एक इंडिविजुअल अलग अलग नीड्स से मोटिवेट होता है, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि उस इंडिविजुअल की क्या नीड है, अकॉर्डिंग टू दैट वी असाइन द वर्क एंड इंक्रीज देयर वर्क मोटिवेशन। फिर नीड फॉर एफिलिएशन आता है। एफिलिएशन का क्या मतलब होता है कि हम लोगों के साथ एक रिलेशन बना के रखें। सो जिन लोगों को नीड फॉर एफिलिएशन पे जो लोग हाई होते हैं, दे वांट टू मेंटेन वेरी गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, यानी कि जो उनके कोलीग्स हैं,
फेलो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के साथ उनको अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस बना के रखने चाहते हैं. दे वांट दैट एवरीबडी शुड लाइक देम, ठीक है. दे वांट दैट पीपल ऑलवेज बी अराउंड देम. सो नीड फॉर एफिलिएशन पे जो लोग आए हैं उनको कुछ ऐसा ही काम देना चाहिए जिसमें they have to interact with people, or they have to maintain good relations, or they are liked by people, and only then their work motivation will go to a higher level or increase to a higher level. So did you understand the McClelland's theory of needs, जिसमें ये 3 needs का major discussion है? need for achievement, need for power and need for affiliation. अब यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज में हमने मैस्लोज थ्योरी डिस्कस कर ली, एल्डरफोर भी एंड मैक्लेलैंड्स भी. जो बचती है वो है हर्जबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी. इस थ्योरी को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इस वीडियो से पहले जो आज दोपहर को 2 बजे वीडियो आई थी उसमें हमने जॉब सेटिस्फैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इस थ्योरी को डिस्कस किया था, है ना. अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा सेल्फ स्टडी मॉड्यूल या होमवर्क, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ये है कि आपने हर्जबर्ग मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी या हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी ऑलरेडी उस वीडियो में समझ ली होगी विद रिस्पेक्ट टू जॉब सेटिस्फैक्शन. अब आपको क्या है उसको वर्क मोटिवेशन के साथ रिलेट करके छोटा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है थोड़े से वर्ड्स में, दैट हाउ हर्जबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी कैन बी रिलेटेड टू वर्क मोटिवेशन. आइदर यू कैन ईमेल मी योर आंसर और यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. ट्राई डूइंग दिस. और अगर आपको नहीं भी शेयर करना आंसर, दैट्स ऑल राइट, बट just try and put in that critical thinking at work, ठीक है. And now we move on to discussing your process theories, ठीक है. process theories में क्या क्या चीजें आ रही है. तो पहली जो प्रोसेस थ्योरी है वो है एडम्स इक्विटी थ्योरी. नाउ जो एडम्स इक्विटी थ्योरी है वो 3 चीज़ों के बारे में बात करिए. कुछ हद तक हमने इक्विटी थ्योरी भी जॉब सेटिस्फैक्शन में डिस्कस की थी. इक्विटी क्या होता है कि क्या रेशियो है आपके इनपुट और आउटपुट का, कि यानी कि आप कितना काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हो, दैट इज योर इनपुट इन टर्म्स ऑफ योर हार्ड वर्क, योर टाइम, योर एफर्ट्स, और कितना फिर आपको रिटर्न उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट, जो कि हो सकता है कि क्या सैलरी मिल रही है, क्या रिकॉग्निशन मिल रही है, क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो एडम्स इक्विटी थ्योरी में एडम ने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि एक एम्प्लॉय जो है वो दूसरे लोगों के साथ अपने इनपुट्स और आउटपुट्स कंपेयर करता है. यानी कि दूसरे लोगों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेफरेंट. सो रेफरेंट इज एनी अदर इंडिविजुअल, एनी अदर पर्सन हु इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो एन इंडिविजुअल ऑलवेज ट्राइज टू कंपेयर कि उन्होंने इतना इनपुट डाला और उनको इतना आउटपुट मिला, और जो दूसरा इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है उन्होंने इतना इनपुट डाला था बट उनको इतना आउटपुट मिला. सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग दीज इनपुट एंड आउटपुट विद अदर पीपल, 3 कंडीशंस अराइज हो सकती हैं. एक तो इक्विटी की, दूसरी कंडीशन है अंडर पेमेंट इक्विटी की, और तीसरी कंडीशन है ओवर पेमेंट इक्विटी की. तो इक्विटी की कंडीशन होती है कि जो वर्कर या फिर जो एम्प्लॉय है उसने ज्यादा इनपुट डाला था, यानी कि ज्यादा हार्डवर्क, टाइम और एफर्ट डाला था एक काम करने में, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ज्यादा आउटपुट भी दिया देन द रेफरेंट और देन अदर पर्सन हु वाज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसने इतना इनपुट नहीं डाला. तो वो एक सिचुएशन हो गई इक्विटी की, जहां पे उसको क्या है, मोटिवेशन फील होएगा, वर्क करने का और काम मिलेगा, क्योंकि उसका इनपुट उसके आउटपुट के इक्विवेलेंट हो गया. उसने ज्यादा इनपुट दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ज्यादा आउटपुट भी दिया. मे बी उसको कोई इंसेंटिव मिल गया, या कोई रिकॉग्निशन मिला, या कोई रिवॉर्ड मिला, इन एनी फॉर्म, राइट. फिर आपकी आ सकती है अंडर पेमेंट, ठीक है. अंडर पेमेंट इक्विटी क्या है कि वर्कर ने बहुत ज्यादा इनपुट तो दिया था लेकिन उसको उतना ही आउटपुट मिला जितना किसी और इंडिविजुअल को जिसने इतना इनपुट नहीं दिया था. तो ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग होते हैं, उन्होंने इतना इनपुट नहीं दिया था जितना इस पर्टिकुलर वर्कर या एम्प्लॉय ने दिया था, लेकिन इस एम्प्लॉय को उतना ही आउटपुट मिला ऑर्गेनाइजेशन से जितना दूसरे लोगों को मिला. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने इनपुट तो ज्यादा डाल दिया लेकिन उसे आउटपुट इतना ज्यादा नहीं मिला अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज ऑफ विच उसकी सिचुएशन हो गई अंडर पेमेंट की, और उसकी मोटिवेशन कहाँ चली जाएगी, डाउन चली जाएगी काम करने की. बिकॉज नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो इतना हार्ड वर्क पुट इन करेगा ही नहीं. वो सोचेगा कि अगर इतना काम करने के बाद भी मुझे इतना ही आउटपुट मिलना था, देन व्हाई शुड आई वर्क दैट हार्ड. एंड देन वी हैव द सिचुएशन ऑफ ओवर पेमेंट इक्विटी. ओवर पेमेंट इक्विटी एक बार ही देखने में लग सकता है कि मोटिवेटिंग होगी, लेकिन ये मोटिवेटिंग नहीं होती. ओवर पेमेंट इक्विटी में क्या होता है कि वर्कर ने सेम ही इनपुट डाले थे जितने उसके बाकी फेलो एम्प्लॉयज या रेफरेंट ने डाले,
लेकिन इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन से कुछ ज्यादा ही आउटपुट मिल गया, इवन दो देयर इनपुट्स वर सेम। तो यहाँ पे ओवर पेमेंट हो गई, इसने तो इतना इनपुट दिया ही नहीं जितना ज्यादा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया। बट यहाँ के सिनेरियो में भी द मोटिवेशन टू वर्क विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वर्कर को अब ये फीलिंग आ गई है कि मैंने इतना काम नहीं किया, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इतना आउटपुट दे दिया, देन तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मुझे ज्यादा आउटपुट देती ही रहेगी। सो द बेस्ट कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ इक्विटी, जहां पे वर्कर का इनपुट ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट से मैच करता हो। दैट इज व्हाट योर एडम्स इक्विटी थ्योरी इज ऑल अबाउट। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। आई होप दैट योर अटेंशंस आर सस्टेन्ड। बस 2 थ्योरीज या 3 थ्योरीज और बची हैं हमारी, एंड देन वी विल बी डन विद दिस वीडियो। सो मेक श्योर कि लास्ट के 5-6 मिनट्स हैं बस, उसमें अपनी कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। सो व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो दी थी वो दी थी विक्टर व्रूम ने, एंड व्हाट विक्टर व्रूम बेसिकली सेड वाज दिस स्टेटमेंट that people they make choices based on their perceived expectancy that certain rewards will follow if they behave in a particular way. So Victor Vroom in his expectancy theory just wanted to explain one thing, कि लोग जो है काम करने का या काम ना करने का चॉइस इस बेसिस पे बनाते हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे या अगर वो एक पर्टिकुलर काम करेंगे तो क्या उनको एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो उस बेसिस पे एक एम्प्लॉय, एक पर्सन अपने काम करने या ना करने के चॉइसेस मेक करता है। सो अगर आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए देन दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर विक्टर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक एम्प्लॉय को डिसाइड करना होता है कि क्या वो काम करने के लिए एफर्ट पुट इन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट होता है फ्रॉम द साइड ऑफ एन एम्प्लॉय। एंड देन ओवर हियर what comes is, over here comes expectancy, जिसको हम बोलते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेंसी को। ठीक है, तो एफर्ट जब इंसान पुट इन करने की सोच रहा होता है तो एक सिनेरियो आता है एक्सपेक्टेंसी का, जहां पे वो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता है दैट इफ आई वर्क हार्ड विल आई गेट द जॉब डन। तो वो अपने आप से ये एक सॉर्ट ऑफ एक पर्सन परसेप्शन रखता है कि क्या एक्सटेंट है कि उसका जो एफर्ट है वो रिजल्ट करेगा इन अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कई बार हम लोग अपने परफॉर्मेंस डाउट करते हैं ना कि यार चलो मैंने एफर्ट तो पुट इन कर दिया, अगर मैंने हार्ड वर्क कर भी लिया तो क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगी, क्या मैं ये गोल अचीव कर पाऊंगी, क्या मैं ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर पाऊंगी। सो दैट इज योर एक्सपेक्टेंसी। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू पुट इन एन एफर्ट तो आप उस एफर्ट के ऊपर परफॉर्मेंस को अपनी जज करते हो एक्सपेक्टेंसी के थ्रू। आप अपना ही देख रहे होते हो कि व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच माय एफर्ट विल रिजल्ट इन अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर आपको ये लग जाता है कि हाँ भाई एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मैं अचीव कर सकती हूँ अगर मैंने इतना एफर्ट पुट इन किया, then what comes is the concept of instrumentality comes। अब instrumentality का concept हमें क्या कहता है? instrumentality के concept में हम कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे होते हैं that what rewards will I get when the job is well done। तो अगर पर्सन का इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्या परसेप्शन होता है कि अगर सपोज मैंने अपना जो जॉब मुझे दिया गया है, जो परफॉर्मेंस मुझे करनी है वो एक अच्छे एक्सटेंट तक हो गई, वो एक अच्छे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तक पहुंच गई, देन व्हाट विल बी द रिवॉर्ड और व्हाट विल बी द आउटकम दैट आई विल गेट। क्या मुझे कोई उससे फायदा होगा करने से, कोई मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या एग्जैक्टली आउटकम होगा अगर मैंने अच्छा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर भी लिया तो। ठीक है, सो दैट इज योर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। एंड आफ्टर दैट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड, जिसको हम वैलेंस के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका VR, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वैलेंस। वैलेंस में हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, व्हाट रिवॉर्ड्स डू आई वैल्यू। तो वैलेंस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट कि चलो मैंने एफर्ट भी पुट इन कर दिया, मैंने एक सर्टेन गुड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी अचीव कर ली, मुझे उस परफॉर्मेंस अचीव करने के बाद आउटकम इन द फॉर्म ऑफ एक रिवॉर्ड मिल भी रहा है, बट इज दैट रिवॉर्ड इवन डिजायरेबल फॉर मी। ठीक है, क्या वो रिवॉर्ड या वो आउटकम मेरे लिए डिजायरेबल है भी या नहीं है। अगर डिजायरेबल है then I will further be motivated to work more in that direction। अगर डिजायरेबल नहीं है तो मेरा मोटिवेशन वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। सो व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलती है। उसने क्लियरली ये चीज मेंशन करी है कि
मोटिवेशन टू वर्क इज नॉट जस्ट वन सिंगल डिसीजन कि अगर मुझे ये चीज मिल गई तो आई विल मोटिवेट. वो एक सीरीज ऑफ चीजें फॉलो करती है कि पहले मैं एफर्ट पुट इन करने से पहले एक एक्सपेक्टेंसी का अंदाजा लगाती हूँ कि क्या मैं इतना एफर्ट पुट इन करूंगी तो मैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. इफ आई फील दैट हाँ मैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ गुड परफॉर्मेंस अचीव कर सकती हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में अच्छा इनपुट दे सकती हूँ, फिर मेरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटालिटी का कि चलो अगर मैंने हार्ड वर्क पुट इन कर भी दिया इस काम में, इस पर्टिकुलर वर्क में, सो विल आई गेट एनीथिंग इन रिटर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ एन आउटकम विल आई गेट. और अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर आउटकम तो मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट आएगा बैलेंस का कि जो भी आउटकम मिल रहा है क्या मेरे लिए वो डिजायरेबल है, क्या मैं उस आउटकम को लाइक करती हूँ या नहीं करती. सो अकॉर्डिंग टू व्रूम, एक इंडिविजुअल यानी कि एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन हाई जब होगी जब वो एम्प्लॉय बिलीव करता है कि उसका हाई लेवल ऑफ एफर्ट लीड करेगा हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में. क्योंकि अगर वो इस चीज में बिलीव करेगा कि अगर मैं ज्यादा एफर्ट पुट इन करूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगा, तो जो है उसका मोटिवेशन टू वर्क भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. एंड सेकेंडली मोटिवेशन विल ऑल्सो बी हाई इफ द एम्प्लॉय बिलीव्स कि उसकी जो हाई परफॉर्मेंस है दैट विल लीड टू द अटेनमेंट ऑफ अ डिजायरेबल आउटकम, एक ऐसा आउटकम जो उसको पसंद आएगा, जो उसके लिए डिजायरेबल है और इम्पॉर्टेंट भी है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. आई होप आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू ये क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज दैट यू वुड रीड इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज योर गोल सेटिंग थ्योरी. अब गोल सेटिंग थ्योरी दी थी एडविन लॉक एंड लैदम ने. ठीक है, यूजुअली इसको लॉक एंड लैदम ही बोला जाता है. सो गोल सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन लॉक एंड लैदम. और गोल सेटिंग थ्योरी नाम में ही आपको समझ आ रहा है, एक हिंट मिल रही है गोल. ठीक है, तो लॉक एंड लैदम का ये बिलीफ था कि गोल्स सर्व करते हैं एज अ मोटिवेटर टू वर्क. ठीक है, उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज के पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए और वो गोल ही है जो उनको सपोर्ट, उनको सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करेगा कोई ना कोई काम करने के लिए. क्योंकि गोल्स हमें हेल्प करते हैं टू सी कि मेरी प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है उस गोल को अचीव करने के लिए, और अगर मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो मैं और हार्ड वर्क पुट इन करूंगी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं. सो वंस अगेन वी विल अंडरस्टैंड द गोल सेटिंग थ्योरी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सो लॉक एंड लैदम ने बोला था कि गोल्स मोटिवेट करते हैं एक इंडिविजुअल को, बट कैसे मोटिवेट करते हैं गोल्स एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को. सो दीज आर सम ऑफ द 4 वेज अकॉर्डिंग टू लॉक एंड लैदम इन विच गोल्स कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक तो है इट डायरेक्ट्स वंस अटेंशन. जब आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होता है कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो आपकी सारी अटेंशन जो है वो उस चीज के टूवर्ड्स डायरेक्ट हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है. सो आप थोड़े बहुत मोटिवेट रहते हो कि एक तरफ आपकी डायरेक्शन है और आप उसी पाथ को फॉलो करते जा रहे हो. दूसरा वे है बाय रेगुलेटिंग वंस एफर्ट. नाउ बिकॉज यू नो दैट दिस इज पर्टिकुलर गोल दैट यू हैव इन योर माइंड ऑफ क्रैकिंग एन एग्जाम और सक्सीडिंग इन एन एग्जाम, और आपकी अटेंशन भी उसी के टूवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो आप अपने एफर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में पुट इन करोगे. सो गोल्स कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के एफर्ट को हैफजार्ड नहीं जाने दे रहे, रेगुलेट करके रख रहे हैं, उसकी अटेंशन को एक डायरेक्शन दे रहे हैं. उसकी जो परसिस्टेंस पावर है वो इंक्रीज करता है. परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूअसली एक ही चीज पे काम करते रहने की एबिलिटी, वो चीज इंक्रीज हो रही है गोल्स के थ्रू. एंड लास्टली इट ऑल्सो एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज और एक्शन प्लान्स. हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं ना, कि अगर मेरा गोल है कि मुझे ये एग्जाम में A+ लेके आना है, या मेरा गोल है कि इस एग्जाम में मुझे सिर्फ पास होना है या इस एग्जाम को सिर्फ क्लियर करना है किसी भी तरीके से, सो आई विल डेवलप माई स्ट्रैटेजी, आई विल डेवलप माई एक्शन प्लान कि भाई अगर मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी तो शायद हो सकता है कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूं. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वेज जिनके थ्रू जो गोल्स हैं वो एक इंसान को मोटिवेट करते हैं, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं. नाउ विद इन दिस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेटिंग गोल्स. लॉक एंड लैदम ने डिफाइन किया था कि कोई भी गोल ऐसे ही नहीं आपको बना देना चाहिए, रादर यू शुड कीप इन माइंड. ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स जो कि मोटिवेटिंग होते हैं, यानी कि जो कि इन चारों चीजों को कर पाते हैं. सो कौन से हैं? सो अ गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि क्वांटिटेटिवली वो स्पेसिफिक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे गोल्स बना के बैठे हो कि ये एग्जाम करना है, ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है, ये भी. नो,
यू शुड हैव अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड कि ये एग्जाम करना है और इसमें इतने मार्क्स लेके आने हैं. तो एक स्पेसिफिक गोल. now why I'm continuously talking about exams, because as students probably you can relate better with exams than the example of an organization. ठीक है. So don't think कि ये theory सिर्फ exams और students के लिए. it is with respect to organizations, but just for clarity sake या थोड़ा easy understand हो, इसीलिए मैं एग्जाम्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ. सो स्पेसिफिक होना चाहिए कोई भी गोल. उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो एकदम हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और एकदम लो भी नहीं होनी चाहिए. सो इट शुड बी ऑफ अ मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी. इतना भी हार्ड ना हो कोई गोल आपके लिए कि आप उसे अचीव ही ना कर पाओ, इम्पॉसिबल हो जाए. ठीक है कि भाई अभी तक योर प्रिपरेशन इज नथिंग और सिर्फ मे बी 5 days बचे एग्जाम आने में और आप बोलो कि मुझे तो समथिंग टॉप करना है उस एग्जाम में, एकदम फुल मार्क्स लेके आने. सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इम्पॉसिबल गोल दैट यू हैव नो प्रिपरेशन टिल नाउ, नो बेस टिल नाउ, 5 days टू द एग्जाम एंड यू फील दैट ये गोल है मेरा. सो एक डिफिकल्ट गोल होना चाहिए लेकिन मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी की जिसको इंसान अचीव भी कर पाए. देन एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब स्पेशली इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है कि यूजुअली मैनेजर्स होते हैं जो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए या अपने टीम मेंबर्स के लिए गोल सेट करते हैं. सो उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जिनके लिए गोल सेट किए जा रहे हैं वो सबॉर्डिनेट्स उस गोल को एक्सेप्ट करें. क्योंकि अगर उनके सबॉर्डिनेट्स उस गोल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो वो गोल को अपना नहीं समझ पाएंगे, और अपना नहीं समझ पाएंगे तो हाउ विल दोज गोल्स मोटिवेट देम. ठीक है. सो देयरफॉर द फीचर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग दैट this is your goal is also very important. And lastly the characteristic of motivating goal is of feedback. यानी कि जब आप अपने गोल अचीव कर ले, मतलब सॉर्ट ऑफ अपने गोल सेट कर लेते हो एंड स्पेशली इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जब मैनेजर ने आपको एक गोल दे दिया, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और आप उस गोल के टूवर्ड्स काम कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली जो है मैनेजर की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करे जो कि टाइमली हो, क्रिस्प हो और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, ताकि आपको हेल्प मिले अपने पाथ को सही बनाने में और फर्दर मोटिवेटेड रहने में. सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स विच आर मोटिवेटिंग. और इसी गोल सेटिंग थ्योरी में कॉन्सेप्ट आता है आपका गोल कमिटमेंट का, यानी कि द एक्सटेंट टू विच पीपल इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन मीटिंग अ गोल, कि कितने कमिटेड हो आप अपने गोल के टूवर्ड्स, कितने इन्वेस्टेड हो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए. सो दैट इज द गोल कमिटमेंट कॉन्सेप्ट. सो जितना ज्यादा गोल कमिटमेंट होगा उतने ज्यादा आपका वर्क मोटिवेशन इंक्रीज होता जाएगा. एंड ऑल्सो गोल सेटिंग थ्योरी कहती है कि वर्क मोटिवेशन 2 और चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो है सेल्फ एफिकेसी एंड गोल कमिटमेंट. तो गोल कमिटमेंट तो हमने देख ही लिया कि ये है, और दूसरा कि आपके क्या बिलीफ है अबाउट सेल्फ एफिकेसी. डू यू हैव फेथ इन योर एबिलिटी टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल. अगर आप कंटिन्यूसली डाउट कर रहे हो अपने आप को कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं, सो हाउ विल यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स दैट गोल, कैसे मोटिवेशन मिलेगी आपको काम करने के लिए. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू बिलीव in yourself that you can achieve that goal, you can crack that exam, you can study for it. तो वो सेल्फ एफिकेसी होना ज़रूरी है. सेल्फ एफिकेसी एक ऐसी टर्म है जो एल्बर्ट बैंड्यूरा ने इन्वेंट करी थी. ठीक है, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने ये सेल्फ एफिकेसी का टर्म दिया था, बट गोल सेटिंग थ्योरी में भी इंक्लूडेड है. तो जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, आपको एक चैलेंजिंग या एक हायर लेवल गोल आपको मिलेगा जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपके अंदर एक डिज़ायर होगी कि आप उस गोल को अटेन करना चाहते हो, एंड दैट डिज़ायर इज ऑल्सो कंबाइंड विद अ सेंस ऑफ परसीव चांस कि हाँ मैं ये गोल अचीव कर सकती हूँ. तो वो सारी चीज़ें लीड करेंगी आपको गोल के अंदर इन्वेस्ट होने में, गोल के अंदर कमिट होने में. एंड अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू हैव सेल्फ एफिकेसी, इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर वेज ऑफ वर्किंग, और आपको डिज़ायर है कि आप भी कम्पिटेंट फील करो, तो ये सारी चीज़ें आपके टास्क परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी टू वर्क हार्डर. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप गाइज दैट यू गॉट अ ग्लिम्स एंड अ गुड आइडिया कि वर्क मोटिवेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसकी कुछ थ्योरीज क्या होती है, वेदर इट इज द कंटेंट थ्योरीज which are explaining work motivation or the process theories which are telling us the strategies by which we can enhance the motivation of
of employees in our organization. So अगर आपको लगता है कि आपको कोई doubt अभी भी रह गया है, you can comment down below and ask about it. And let's meet in the next video related to organizational psychology. If you haven't subscribed to the channel yet, make sure you click on that button and also the bell icon. ये बोलने की मुझे ज़रूरत अब तक नहीं होनी चाहिए, because if you feel that the channel can help you somehow in the field of psychology, you will automatically get connected. So till then, have a good day and bye-bye.